नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का जोरदार पलटवार। हिजबुल्लाह का बेरूत पर अटैक के बाद घातक प्रहार इसराइल पर। हिजबुल्लाह ने दागे तनातन कई रॉकेट, 200 से ज्यादा रॉकेट से इसराइल पर बड़ा हमला किया है। हमले में तेल अवीव के पास कई घर तबाह हो गए हैं। कई घरों में देखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। एक दिन पहले बेरूत में इसराइल ने हमला किया था। इसराइल की ओर से बेरूत पर हमले के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले से एक दिन पहले बेरूत में इसराइल ने बड़ा हवाई हमला किया था। इसमें 29 लोग मारे गए थे। इसराइल की ओर से बेरूत पर किए गए हमले के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। तो वहीं इजरायली सेना ने कहा कि तेल अवीव के पास कई घर तबाह हो गए हैं, जबकि कई घरों में आग की लपटें देखी गई। बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले से एक दिन पहले बेरूत में इसराइल ने बड़ा हवाई हमला किया था। इसमें 29 लोग मारे गए थे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। आपको बता दें, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इसराइल ने बेरूत पर हमला किया था और उसी का बदला लेते हुए हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बता दें आपको, हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमले से एक दिन पहले बेरूत में इसराइल ने बड़ा हवाई हमला किया था। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का जोरदार पलटवार देखने को मिला है। आयरन डोम फेल हो गया है और देखना होगा आने वाले समय में युद्ध की स्थिति किस तरीके की बनती हुई नजर आती है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। क्योंकि अगर हम तस्वीरें देखें पिछले कुछ महीनों से, तो जो युद्ध की स्थिति है बेहद खराब स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में आप कैसी तस्वीरों का आंकलन लगाते हैं कि क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी? देखिए, वर्तमान की स्थिति ये है कि हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के समय से भी ज्यादा आक्रामक हो गया है जब से नईम कासिम आए हैं। अच्छा, उसके कारण कई हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मरता क्या ना करता। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तो फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हिजबुल्लाह के हथियार खत्म होने लगे, उसके कमांडर्स मार दिए गए, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिए गए, उसकी जो ट्रेंचेस थी वो भी बहुत हद तक तबाह कर दी गई, तो उसने रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लिया और मदद की रशिया ने। और जो इजराइल की मिसाइल्स लेबनान में गिरी, उन मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को जान के रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरे देशों के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके उसने खुद के अपने ड्रोन बनाने शुरू किए, जो बहुत हल्के और बहुत कम ऊंचाई के ऊपर उड़ते हैं, बहुत छोटे हैं। या तो वो रडार की पकड़ में नहीं आते, या इतनी कम ऊंचाई पे उड़ते हैं कि अगर इजराइल में उन्हें ध्वस्त किया जाए तो उनका मलबा रिहायशी इलाकों में गिर सकता है। लिहाजा आयरन डोम वगैरह उसके सामने फेल हो गए। और उसने अब ईरान द्वारा दी गई जो मिसाइल है, यानी कि क्रूज मिसाइल है, पहली दफा उसका भी इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल ने लेबनान से सीरिया को जाने वाले सप्लाई रूट को तबाह कर दिया था, लेकिन नईम कासिम ने, नए कमांडर ने एक नया रूट ढूंढ लिया, उसको बनाना शुरू किया, वहां से सप्लाई होने लगी। तो क्रूज मिसाइल से हमला किया, यानी तेल अवीव के ऊपर जो हमले हुए वो नई रणनीति के अंतर्गत हुए और स्वार्म हमले हुए, यानी कि एक दो नहीं, 70-70, 80-80 रॉकेट या ड्रोन एक साथ गए, जिनको आयरन डोम पकड़ने में नाकाम हो जाता है। जी सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जोरदार हमला किया है। अभी तक हम देखें तो इसराइल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था और ये भी लगाया जा रहा है आंकलन कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। लेकिन जो ये हमला किया गया है उससे इसराइल को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, इसराइल को उसमें भारी नुकसान हो रहा है। इसराइल के दो सिटी इंपॉर्टेंट हैं, हाइफा पोर्ट सिटी और उसका कैपिटल तेल अवीव।
और जो ज्यादातर हमले हैं वो पोर्ट सिटी पे किए जा रहे हैं या तेल अवीव पे किए जा रहे हैं। और तेल चूंकि इजराइल छोटा सा देश है, अब अगर कोई बहुत बड़ा देश हो जैसे रशिया है और उसमें आपके 1000 पावर स्टेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर 2 डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जो छोटा देश है उसके पावर स्टेशन ही 3 है, उसकी जो अगर एक जो एयर बेसिस है वो भी कम है, तो अगर एक पे भी हमला होता है तो उस देश का भारी नुकसान होता है, इजराइल का भारी नुकसान हुआ है। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस समय सिचुएशन हिजबुल्लाह के लिए फेवरेबल है, क्योंकि नेतन्याहू इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ही एक सहयोगी पिछले 2 साल से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को लीक करते हुए पाया गया है। उन्हीं के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो उनके साथ नहीं चल रहे थे, यानी कि चीजें पूरी तरह से नेतन्याहू के कंट्रोल में नहीं थी। घर में विभिक्षण छुपे हुए। और इतना ही नहीं, इसमें एक सबसे बड़ा ये भी बात हुई है कि रशिया की तरफ से उन्हें टेक्नोलॉजी थोड़ी मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन ये सब होने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि अगर छोटे छोटे 3 कस्बों के गुंडे मिलके इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि हम दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। ये बेशक हुआ है, इजराइल विल रिटर्न, इजराइल के अंदर रेजिलियंस है। क्यों है? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ना तो नेवी है, ना तो उसके पास एयरफोर्स है, ना उसके पास टेक्नोलॉजी है। इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, उसके हथियार कम होंगे। इजराइल इज इवेंचुअली गोइंग टू काउंटर इट, इन माय ओपिनियन। जी सर, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, इसराइल लेबनान की बात नहीं है, उधर हमास के भी हमने हमले देखे थे, इसराइल पर कई बार किए गए हैं, इसराइल ने भी हमास पर किए हैं, इधर हिजबुल्लाह भी, ईरान भी प्लानिंग कर रहा है। अगर इसी तरीके की स्थिति बनती रही तो दुनिया में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा इसका। देखिए, दुनिया में असर तो पड़ने ही वाला है। अगर बॉडी के अंदर हाथ में कोई चोट लग जाए तो पूरे शरीर में और दिमाग में उसका फर्क पड़ता है। आज की तारीख में दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है, तो कहीं भी कुछ भी नुकसान हो पड़ेगा, और इसका तो पड़ रहा है। इजराइल ईरान वार का या यूक्रेन की वजह से सब देशों के अंदर खाद्यान्न महंगे हो गए, दुनिया में फर्क पड़ेगा। इतना ही नहीं, दुनिया में फर्क इसका अदरवाइज मिलिट्री सेंस में भी पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे देश इफेक्टेड हैं, एक नहीं है। अगर ईरान है तो ईरान के दोस्त और दुश्मन दोनों इससे इफेक्टेड है, ऐसे ही इजराइल के दोस्त और दुश्मन दोनों इससे इफेक्टेड है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि इस इजराइल और ईरान युद्ध के अंदर जो हमास है वो कभी कभी बीच में उठ के कुछ अटैक करने लगा है। इससे ये तो नहीं माना जा सकता कि हमास की कमर नहीं तोड़ी गई है। हिजबुल्लाह ने बेशक इतने अटैक कर दिए, ये तो नहीं माना जा सकता कि इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, अलबत्ता हूती अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जो ऑक्टोपस ईरान का एक आतंकी प्रॉक्सी है, और इसमें न्यूसेंस वैल्यू है उसमें, यानी कि उन्होंने किसी तरकीब से ये पता लगा लिया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर किस समय कमजोर होते हैं। कोई भी हथियार कितना भी बड़ा हो अल्टीमेट नहीं होता, तो उन्होंने पता लगाया कि एयरक्राफ्ट कैरियर तब कमजोर होते हैं जब ये मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ऐसे ही उन्होंने उनके MQ-9 रीपर ड्रोन का पता लगा लिया कि ये कहाँ कमजोर है और 12 से ज्यादा को ध्वस्त कर दिया। तो हुती तो अलबत्ता अभी स्ट्रॉन्ग है, जो की कमर तोड़ दी गई है। मुझे लगता है कि इजराइल विल सक्सीड। कारण ये है कि इजराइल पूरी दुनिया के लिए एक आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, और हिंदुस्तान को तो उसका सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इजराइल और हिंदुस्तान हम दोनों की एक जैसी समस्याएं हैं। हम दोनों वेस्ट एशिया में हैं, एक कोने पे इजराइल है, एक कोने पे भारत है। तो और हमारी आतंकवाद की लड़ाई है। हमने G20 के अंदर भी ये बात कही, ब्रिक्स के अंदर भी बात कही, और अब जहां जहां भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं इस बात को रखते हैं कि आतंकवाद अच्छा हो या बुरा हो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या हिजबुल्लाह, क्या हूती, क्या हमास
या जो आतंकी संगठन है सीरिया में या इराक में, ये आतंकी संगठन ही तो है। लेकिन सर जो आतंकी संगठन आप कह तो रहे हैं, लेकिन ये और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जब इन्हें किसी देश का सपोर्ट मिल जाता है। और ईरान कहीं ना कहीं एक युद्ध में अपने प्रॉक्सीज के तौर पर इन्हें उतार रहा है। ईरान इन्हें उतार रहा है, लेकिन ईरान भी को ये समझना चाहिए कि जो इजराइल और अमेरिका की रिलेशनशिप है वो एक नेचुरल मोनोलिथिक और होलोथिक है। कारण क्योंकि अमेरिका ने ही इजराइल को 1948 में यहाँ बसाया था। लेकिन जो रशिया और ईरान या ईरान और इन हुतियों की या हमास की रिलेशनशिप है वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। रशिया जो आज ईरान के साथ खड़ा है, एक समय में रशिया और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। रशिया और अमेरिका दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ थे। आज जो अगर रशिया ईरान से मिल रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। वो रिलेशनशिप इजराइल और अमेरिका जैसी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब रशिया ईरान के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है, लिहाजा बराबरी का सौदा है। नो, सिमिलरली ये जो आतंकी संगठन है, ये आतंकी संगठन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और एक साल से ज्यादा लड़ाई चल चुकी है। इनके रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, सप्लाई रूट ज्यादातर अवरुद्ध कर दिए गए हैं। तो इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड आई थिंक इजराइल विल अगेन सक्सीड because it is fighting for a just cause. क्योंकि सर आपने यहाँ पर अमेरिका का जिक्र किया है और अभी तक हम देखें तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है इजराइल के पास। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे और डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच का जो तनाव है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है इजराइल को, ये डरे बिना कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं और घातक युद्ध हो सकता है। तो ये माना जाए कि ईरान के पास बहुत बड़ी प्लानिंग है आने वाले समय के लिए। नहीं, आप उन्हें फेस वैल्यू पे ना ले। ईरान ने कब धमकी नहीं दी, ईरान ने कब चेतावनी नहीं दी? जब सुलेमानी मारा गया था तो उसने अपनी मस्जिद के ऊपर एक झंडा लगा दिया था, लाल झंडा, कि बस हम इसका बदला लेकर रहेंगे। जब उसके कमांडर्स सीरिया में मारे गए थे तब फिर उसने वो झंडा लगा दिया था। और जब हानिया मारा गया था तेहरान के अंदर तब फिर उसने वो झंडा लगा दिया था। यानी कि 3 बार उसने धमकी दी, उसके बाद वो धमकी ही रही, रिएक्शन तो नहीं आया। थोड़ा बहुत रिएक्शन अब आया जब इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया है। अभी भी जो 26 अक्टूबर से आज तारीख हो गई 25 नवंबर, 1 महीना गुजर चुका, अभी तक तो ईरान ने एक्शन लिया नहीं है। तो पहली बात तो ईरान की धमकी को फेस वैल्यू के ऊपर ना लिया जाए। दूसरे, अगर ले भी ले ये धमकी सही है और वो अटैक करता भी है तो क्या उसे ये नहीं मालूम कि अगर वो अटैक करता है तो अमेरिका की तरफ से काउंटर होगा। अगर वो न्यूक्लियर बम बनाता है तो अमेरिका उसके ऊपर युद्ध छेड़ देगा। और अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने चुनावी भाषणों में ही कहा था कि इजराइल को उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करना चाहिए और तो और उसके तेल के कुओं पर अटैक करना चाहिए, जहां से 1.5 लाख बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल प्रतिदिन निकलते हैं। बोले उसे खत्म करो, इसकी इकोनॉमी को क्रिपल करो। तो डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरह से नाराज है ईरान से, और इसलिए भी कि ईरान ने 3 बार उनको मारने की कोशिश की है ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो ईरान की जो धमकियां हैं मैं समझता हूँ इट इज ओनली ऑन पेपर एंड ही इज नॉट इन ए पोजीशन, ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू लॉन्च ए फुल स्केल वॉर। जमीन से लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि 2 देश बीच में बढ़ते हैं। समुद्र से लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे तैनात है। हवा से लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके एयरक्राफ्ट इजराइल के मुकाबले पुराने हैं और इनइफेक्टिव है। क्या लड़ाई होगी? मिसाइल से होगी। मिसाइल से 2 बार अटैक कर चुका है, एक बार 200 मिसाइल, एक बार 300 मिसाइल। इजराइल तो जिंदा है, यानी कि 2 अटैक को भी इजराइल ने सर्वाइव किया है। अब नया क्या होगा, नया क्या होगा? तो इसलिए मैं ईरान की धमकियों को मार्जिनलाइज करता। लेकिन सर क्या आप ये चीज मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद
सीधा युद्ध होगा, मतलब इजराइल को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, या फिर शांति की ओर भी कदम उठाने की कोशिश होगी डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत बढ़िया सवाल है, एंड थैंक यू वेरी मच। शांति की अपील, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बिजनेसमैन है एंड ही वांट्स टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन। ये जो अभी वार के अंदर एक एस्केलेशन हुआ है, ये तो ईगो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बिडेन जाते जाते ये दिखाना चाहते हैं कि इतिहास में मेरा नाम एक शक्तिशाली प्रेसिडेंट के रूप में लिया जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उन मिसाइलों को, लॉन्ग रेंज मिसाइलों को रशिया में अटैक करने की इजाजत यूक्रेन को दे दी। लेकिन ट्रंप शांति चाहते हैं, शांति करवाने में वो सक्षम भी हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद उन्होंने जिस तरह से ईरान के ऊपर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है, ये इसलिए कहा है कि ईरान को एक कुत्ते की, ईरान को एक पट्टा बांध के रखा जाए, यानी कि ईरान को उसकी हद के अंदर रखा जाए। और वो इजराइल का खौफ और ट्रंप का एक फ्री हैंड इजराइल को इस बात का सबूत हो सकता है कि ईरान किसी समझौते पे आ जाए। और इस समय अगर पूरी दुनिया में देखो तो उनका जो जड़ है हमास में द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला। अगर किसी तरह से हमास में सीज फायर हो जाता है हमास के साथ इजराइल का, तो बाकी सारे आतंकी संगठन ऑटोमेटिकली चुप हो जाएंगे, और ये काम को डोनाल्ड ट्रंप, मैं समझता हूँ, आते ही करेंगे। सर, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए इजराइल की भी सहमति उतनी ही जरूरी होगी, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय पर बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए थे कि वो आतंकी संगठन जो कि आप बोल रहे हैं, हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, जो ईरान की प्रॉक्सीज बोलते हैं इन्हें, हुती हो गए, उनको खत्म करके ही दम लेंगे। तो क्या युद्ध बीच में रोकने में इजराइल का समर्थन रहेगा? शांति स्थापित करने में इजराइल का समर्थन रहेगा? देखिए, अगर हमास सारे हॉस्टेजेस को वापस कर देता है तो फिर इजराइल को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में जैसे जैसे प्रॉक्सीज के अटैक बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नेतन्याहू का इंटरनली और एक्सटर्नली अपोजिशन भी बढ़ रहा है। वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। तो एक लिमिट होती है एक्सेप्ट करने की। तो एक पॉइंट जहां पे आके चीजें रुकती हैं वो ये है कि हमास हॉस्टेजेस वापस करे जो 100 के करीब उसके पास हैं, और बदले में इजराइल पैलेस्टीनियन को छोड़े और अपनी फौज को वहां से विड्रॉ करे। लिहाजा यहाँ तक तो शायद पॉसिबल है। उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो ये होगा कि युद्ध की समाप्ति के बाद गाजा पट्टी को कंट्रोल कौन करेगा। इजराइल चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं, और बाकी लोग, कंट्रीज चाहती हैं कि उसमें हमास का भी हिस्सा हो। इसमें डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ रहेंगे, यानी कि वो इसको एक इस तरह की बॉडी बना सकते हैं कि जिसमें इजराइल हो, वेस्ट बैंक हो, यूएन हो या अमेरिका हो। अगर इसके ऊपर समझौता होता है तो कुछ चांसेस है, लेकिन क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अगर सोच पॉजिटिव है तो रास्ता निकलने के आसार बनने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप समझौता करवाना चाहते हैं, ये तो क्लियर है, जो उनकी चुनावी भाषणों में हमने देखा है और सुना है। बिल्कुल सर, और तस्वीरें भी हम लगातार देखते हुए आए हैं कि युद्ध की स्थिति बेहद खराब होती रही है, और कहीं ना कहीं कुछ मासूम लोग भी इसमें मारे जाते हैं जब इस तरीके की युद्ध की स्थिति बनती है। हिजबुल्लाह की बात करेंगे सर, क्योंकि देखिए हर बार हमें यही लगता है जब भी उसके टॉप के कमांडर मारे जाते हैं, लीडर मारे जाते हैं, कि हिजबुल्लाह अब खत्म होने की कगार पर होगा, लेकिन दोबारा से हिजबुल्लाह उसी स्थिति में आ जाता है। तो क्या ऐसा होता है? मैं समझना चाहूंगी कि पूरी तरीके से ये जो संगठन होते हैं, प्रॉक्सीज होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, या फिर सिर्फ नाम के लिए कमांडर मारे जाते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज
के जो सिद्धांत थे, जो विचारधारा थी, क्या वो खत्म हो गई? क्या स्टालिन और रूजवेल्ट की विचारधारा खत्म हो गई? आतंकी संगठन हो या नॉन आतंकी संगठन हो, विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ये है कि उन विचारधाराओं को प्रोपोगेट करने वाले लोगों को कुछ हद तक 100% नेवर, क्योंकि 100% परफेक्शन केवल डेड बॉडी में आता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकते। लिहाजा ये सोचना गलत है इजराइल का कि हम हमास को, हुती को या हिजबुल्लाह को 100% खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें न्यूट्रलाइज तो कर सकते हैं। अगले 25 साल तक ऐसा तो कर सकते हैं कि वो सिर उठाने के काबिल ना रहे, और यही करना है और ये काफी हद तक हिजबुल्लाह और हमास के बीच में हो गया है। लेकिन सवाल क्या है कि मान लीजिए आपने हिजबुल्लाह को काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन नईम कासिम जो उनके नए कमांडर हैं, उन्होंने नई नीति बना ली। उन्होंने कहा कि इजराइल के जहां जहां भी एम्बेसी थे उनके ऊपर अटैक। जो फिदायीन है अलग अलग देशों में ईरान के, उन्होंने ईरान से जाके उनकी फहरिस्त अपने पास ली और इजाजत ली कि मैं इन्हें एक्टिवेट करूंगा। और एक उदाहरण आपके सामने है, अभी हाल ही में, आज की ही खबर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इजराइल का एक आदमी 4 दिन पहले लापता हुआ था, आज उसकी डेड बॉडी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम इन्हीं का होगा, हिजबुल्लाह का ही होगा। तो अब ये इजराइल की एम्बेसीज पे अटैक करवा रहे हैं दूसरे देशों में, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करवा रहे हैं, यानी कि न्यूसेंस वैल्यू तो इनकी कायम रही ना। तो न्यूसेंस वैल्यू ये खत्म नहीं की जा सकती। सिर्फ आप अपने नेबर में, क्योंकि इजराइल के नेबर में लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, अगर लिटानी रिवर तक जो 2006 का समझौता हुआ था वहां से हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के हथियारों को हटा दिया जाए तो सफिशिएंट है, इजराइल अपने लोगों को नॉर्दर्न इजराइल में दोबारा बसा पाएगा। ये सिचुएशन बिल्कुल सर देखना होगा, क्योंकि सभी शांति चाहते हैं, क्योंकि ना केवल उन दो देशों पर फर्क पड़ता है बल्कि दुनिया पर फर्क पड़ता है। सर, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और जब भी बयान आते हैं तो आप उन चीज़ों को बेहतर समझते हैं कि कब क्या, कौन सा बयान क्यों दिया गया है और किस तरीके की रणनीति बनती हुई नजर आएगी आने वाले समय के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की ओर से एक बयान दिया गया था कि जो बाइडेन है वो जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सके। तो क्या बिल्कुल इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति पैदा भी की जा रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जो कहा, ऐसा नहीं है कि हम उसके फेवर में हैं, लेकिन हम निष्कर्ष उन चीजों से निकालते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका, इसका रशिया का और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3 साल से चल रहा है, और जो अमेरिका की दी हुई अटैक एमएस मिसाइल है, या जर्मनी की दी हुई स्केल्प मिसाइल है, या ब्रिटेन की दी हुई स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, ये तो यूक्रेन के पास पहले से थी। अभी अचानक इन तीनों ने क्यों इजाजत दे दी कि आप इनको रशिया के मेनलैंड में इस्तेमाल करें? अभी तक उन्होंने क्रीमिया में इस्तेमाल करने की इजाजत दी हुई थी, क्योंकि वो क्रीमिया को रशिया का हिस्सा नहीं मानते। इन तीनों ने अभी क्यों कर दी? जो बिडेन के कहने पे। जो बिडेन ने क्यों कर दी? इसलिए से डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से तकलीफ हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने जो वो चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं 1 दिन में समझौता करा दूंगा, इन्होंने कहा अच्छा देखते हैं कैसे आप 1 दिन में समझौता कराते हैं, मैं वार को भड़काता हूँ। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, न केवल इतना, जब रशिया ने यह जवाब दिया कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर चेंज करेंगे और हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे उस देश के खिलाफ भी जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जो हथियार देगा हम उसी के ऊपर अटैक करेंगे। ये करने के बाद अमेरिका ने
रिटॉर्ट किया। अगर रिटॉर्ट ना करते तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना बनती। इन्होंने रिटॉर्ट किया और पूरा, चाहे उसके अंदर पोलैंड हो या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड या बाल्टिक कंट्रीज हो, लिथुनिया, लेटविया वगैरह, इन सब के बॉर्डर के ऊपर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। अब किसी देश के बॉर्डर के ऊपर अगर 15 देशों की मिसाइलें तैनात हो जाएं और वहां पे पूरा एक्शन लिया जाना लगे, आप अपने बॉम्बर्स को तैनात कर दें, तो क्या ये उकसाना नहीं है? और ये उकसाना क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं मैम, जरा समझना कि जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम डालते समय ये कहा था कि युद्ध बहुत लंबा खिंच गया, लिहाजा मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। उस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने पहल की थी और अब तीसरे युद्ध को शुरू करने के लिए सर देखना होगा कि आने वाले समय में कैसी स्थिति बनेगी और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या शांति स्थापित होगी या फिर नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, जहां इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का जोरदार पलटवार, हिजबुल्लाह का बेरूत पर अटैक के बाद घातक प्रहार, इजरायल पर हिजबुल्लाह ने दनादन कई रॉकेट दागे। 200 से ज्यादा रॉकेट से इजरायल पर बड़ा हमला किया। हमले में तेल अवीव के पास कई घर तबाह हो गए, कई घरों में आग की ऊंची ऊंची लपटें भी देखी गई हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।